कल हम लोग आपको वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़े हुए थे और ये भी बात क्लियर किए हुए थे बाबू कि जो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है वो हमारे एग्जाम के साथ बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंस माना जाता है। आज हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में। कल भी हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े हुए थे और आज भी इलेक्ट्रिकल फोर्स पे कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस एयरफोर्स और एनडीए का लाए हैं जो कि कूलम्स लॉ पे डिपेंडेंट है। एक दो क्वेश्चंस है, पहले उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, उसकी बातें कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बुआ हम चालू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हिंदी में कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहा जाता है बुआ? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है GF, या बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखता है FG, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी न्यूटन साहब किसी भी दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोले हुए थे। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला बताए हुए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला बताए थे Fg बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स में G इज इक्वल मतलब Fg इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। दो बॉडीज है और दोनों बॉडीज के बीच में देखिए ये एक बॉडीज हो गया और एक बॉडीज हो गया, और इसके बीच इसका मास M1 है और इसका मास M2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो R मीटर है। कूलम के नियम की तरह ही है, बट उससे थोड़ा सा वहाँ पे चार्ज दिया रहेगा और यहाँ पे मास दिया रहेगा। और इस दोनों वस्तु के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हो गया Fg इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। M1 जो है वह फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, M2 जो है ना सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है, R जो है ना दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, और G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहने का मतलब होता है गुरुत्वीय नियतांक, जिसका वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है ना बुआ। और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स देखे हुए थे। इलेक्ट्रिकल फोर्स कूलम्ब साहब बताए हुए हैं, यानी उन्होंने बताए हुए थे कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले बल को हम लोग विद्युतीय बल कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला है G इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R मीटर है, ठीक है बुआ। यानी जहाँ पे G जो होता है ना 1/4πε0 के इक्वल होता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे देखिए M1 × M2 यानी मास इंटू मास, केजी इंटू केजी स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, Q1 × Q2 कूलम इंटू कूलम स्क्वायर अपॉन
कूलम स्क्वायर, यानी जी का वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है वो यहाँ तक। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स में काफ़ी डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि दोनों सेम है, लेकिन नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स में क्या डिफरेंस है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना बुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाइड होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाइड होता है, लेकिन वही इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा दो स्टैटिक चार्ज, यदि चार्ज रेस्ट में हो ना तब भी हम लोग ये बल अप्लाइड कर सकते हैं। यदि चार्ज मोशन में हो तो ये बल अप्लाइड नहीं होता है। तो पहला डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाइड हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा दो स्टैटिक चार्ज के बीच में ही अप्लाइड हो सकता है। यदि चार्ज ना हो किसी बॉडीज पे तो उस पर फोर्स अप्लाइड, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। दूसरा, यानी इसका जो वैल्यू होता है ना काफ़ी बड़ा होता है। देखिए 9 × 10⁻, इसका कांस्टेंट वैल्यू जो है 9 × 10⁹ है, 10⁻9, लेकिन इसका देखिए 10⁻−11 है, 10⁻−11 है। अंतर है कि नहीं, काफ़ी अंतर है कि नहीं। तो यानी इसका जो वैल्यू होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी छोटा होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं ना वो काफ़ी बड़ा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाइड हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, बहुत बड़ा। देखिए अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स लगता है उसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बड़े बड़े स्टार्स के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होता है उसको भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बट इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है, इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा दो पॉइंट चार्ज के बीच में ही अप्लाइड हो सकता है या वैलिड है। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में ही इलेक्ट्रिकल फोर्स वैलिड है। बड़ा बड़ा चार्ज दे देगा तो उसके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स वैलिड नहीं है। ऐसे भी हम ल्यूटेशन में भी कूलम्स लॉ में बता चुके थे। तो यानी 3 डिफरेंस हम लोग देख रहे। डिफरेंस भी हमने क्लास 12 के एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप लोग लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडीज के बीच में अप्लाइड हो सकता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा दो चार्ज के बीच में ही अप्लाइड हो सकता है और स्टैटिक चार्ज के बीच में ही अप्लाइड हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यदि दो बॉडीज मोशन में हैं तब भी अप्लाइड हो सकता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा दो स्टैटिक चार्ज के बीच में ही अप्लाइड होगा। इसका वैल्यू काफ़ी छोटा होता है, इसका वैल्यू काफ़ी बड़ा होता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बड़े से बड़े बॉडीज के बीच में भी अप्लाइड हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल यानी पॉइंट चार्ज के बीच में ही अप्लाइड हो सकते हैं। एक इसका मतलब इसके पहले 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एयरफोर्स में। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम सेट करके आए हुए हैं। अब वो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना। समय नहीं है, फिर ये समय दोबारा नहीं आएगा। सो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे बैठे और अच्छा से पढ़ाई करें, बुक रीड करें, बुक से पढ़ें। आप लोग के पास मोबाइल है, मोबाइल से और भी सब्जेक्ट को मतलब जो है सर्च करके उसको भी पढ़ें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए वो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखने की जरूरत है। वो क्वेश्चन है एयरफोर्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड gravitational force. Find the ratio of electric force and gravitational force for two electron placed at same direction, placed at same direction apart in air। ये क्वेश्चन से बहुत ध्यान देंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स
फॉर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सेम डायरेक्शन अपार्ट इन एयर। यानी वो देखिए एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, दोनों को कुछ दूरी पर सपोज कीजिए r मीटर के दूरी पर रख दिया गया, ठीक है बुआ। और इसका आपको इसके बीच में लगने वाले, क्योंकि दोनों चार्जेबल पड़ेगा, इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लग रहा है और दोनों बॉडी है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है, के या जी इंटू Q1 इंटू Q2 सॉरी M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। वह आपको पता होनी चाहिए मास ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर मास जो होता है ना, मास ऑन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। इस पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। वो यहाँ पे बात करें हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 होता है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स में जो कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10⁹ किलोग्राम मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना बुआ। अब देखिए बुआ यहाँ पे इसकी 4 ऑप्शन भी दे देते हैं बुआ, 10⁻10, 10⁻20, सब लगभग वैल्यू है, 10⁻30, 10⁻40, ठीक है बुआ। इसके बीच में रेशियो बताना है वो आपको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिकल फोर्स K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, दोनों का रेशियो करेंगे बुआ Fg बटा Fe बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बुआ, तो क्या होगा देखिए तब G का वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11, 6.67 × 10⁻⁻11। Fe और Fg में निकालना, तो Fg बाई Fe आ रहा है, उसके बाद हम लोग इन्वर्स कर लेंगे, है ना। अब इंटू Q1 इंटू M1 इंटू M2 डेट मीन्स 9.31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का होल स्क्वायर अपॉन फिर वो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। इसको पूरा को कैलकुलेशन करेंगे आप लोग हुआ तो लगभग 10⁻42 आएगा। लगभग क्या आएगा वो 10⁻42, जो 10⁻40 है ना वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन था, इसको हम लोग सोल्व किए, ठीक है वो। फिर हम लोग आगे बात करते हैं ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए वो इसमें क्या होता है, यदि जैसे कि कोई चार्ज है, यहाँ पे Q1 एक चार्ज है, यहाँ पे Q2 एक चार्ज, समान वैसे लाइक चार्ज।
यानी Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा और रिपल्सिव फोर्स लगाएगा यानी F21, यानी Q2 फोर्स अप्लाइड Q1, यानी Q2 पर क्या हो रहा है, Q1 से फोर्स अप्लाइड हो रहा है, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, यानी Q2 पर Q1 के चार्ज कारण फोर्स अप्लाइड हो रहा है। F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, यानी F21 का मतलब हो गया फोर्स अप्लाइड हो रहा है Q2 पर, किसके कारण, Q1 पे। अब इस सब की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, यानी Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, बहुत अच्छा से इस सब की ज़िंदगी चल रही है। तब तक एक चार्ज Q3 भी टपकता है इस सब के लाइफ में, इस दोनों के लाइफ में Q3 आकर टपक जाता है। जैसे ही Q3 आएगा वह Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यानी Q2 के क्षेत्र में Q3 आ गया। अब एक Q3 द्वारा भी Q2 पर फोर्स अप्लाइड किया जाएगा, Q3 के द्वारा भी Q2 पर फोर्स अप्लाइड किया जाएगा, Q3 के द्वारा भी फोर्स अप्लाइड किया जाएगा। एक क्या हो जाएगा वो F23, फोर्स अप्लाइड Q2 ड्यू टू चार्ज Q3, यानी एक जो है वह क्या है, Q3 Q2 पर फोर्स अप्लाइड किया है, Q3 क्या है, वह Q2 पर फोर्स अप्लाइड किया हुआ देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन से एक आएगा, सबके मन में एक बड़ा हलचल चल रहा होगा, अब बड़ा अजीब से क्वेश्चन से राइज हो रहा होगा, सबके मन में ये भी बात चल रहा होगा कि नहीं, यानी पहले Q1 Q2 अपने लाइफ में बड़ा सेटलमेंट था, बहुत अच्छा था, और ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइड कर रहा था, रिपल्सिव फोर्स, और Q3 के आ जाने से Q2 पर Q1 द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उस पर कोई ना कोई असर पड़ेगा। सबके मन में चल रहा होगा, सबके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि Q2 पर Q1 द्वारा जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है Q3 के आ जाने से उस पर फोर्स कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसके नेट फोर्स पे चेंजिंग हो सकता है, लेकिन Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया फोर्स कांस्टेंट रहेगा, Q3 द्वारा Q1 पे लगाया गया फोर्स Q2 पर लगाया गया फोर्स कांस्टेंट रहेगा। इसके आ जाने से इसके फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसके आ जाने से इसके फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। समझे मेरी बात को। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि एक घर में एक बच्चा ऑलरेडी पहले से रहता है, उसके बाद कोई दूसरा बच्चा उस घर में जन्म लेता है ना, तो पहले वाले बच्चे पे प्यार या दुलार में दूसरे बच्चे के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को आप लोग मतलब जो ना माइंड से सोचेंगे। या एक और एग्जांपल देखिए, वो यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, इस यहाँ पे दो आदमी फोर्स अप्लाइड कर रहा है, देखिए वो, यानी ये बॉक्स पे एक आदमी राम जी है, एक आदमी मोहन जी है। राम जी भी इस पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, मोहन जी भी इस पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। यानी राम जी के
इस पर फोर्स लगाया और मोहन जी भी इस पर फोर्स लगाया, तो राम जी के कारण मोहन जी के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मोहन जी के कारण राम जी के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि सोचिए, यदि मोहन जी नहीं रहते तो ये जो बॉक्स है वह राम जी की तरफ चला जाता, या राम जी नहीं रहते तो ये बॉक्स मोहन जी की तरफ चला जाता। लेकिन ये दोनों आदमी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, डैट मीन्स ये बॉडीज ना ही इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, ये बॉडीज इधर चला जाएगा। याद कीजिए क्लास 11th में वेक्टर चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, यानी एक बॉक्स पे एक आदमी इधर फोर्स लगा रहा था, एक आदमी इधर फोर्स लगा रहा था, परपेंडिकुलरली एक आदमी इधर फोर्स लगा रहा था, ना ही बॉडी इधर मूव कर रही थी ना ही बॉडी इधर मूव कर रही थी, बॉडी जो है ना किसी कोण पे ऐसे मूव कर जा रही थी। इसी को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहा करते थे। क्या कहते थे वो? रिजल्टेंट फोर्स कहा करते थे। यहाँ पर भी इस पर जो फोर्स अप्लाइड हो रही है, एक इधर फेंकने की कोशिश कर रहा है, इधर फेंकने की कोशिश कर रहा है, ना ही बॉडी इधर जाएगा ना ही बॉडी इधर जाएगा, बॉडी इधर चला जाएगा, बॉडीज इधर चला जाएगा। यही हो जाएगा इसका नेट फोर्स, यही हो जाएगा वो नेट फोर्स। डेट मीन्स कहने का सेंस क्या हुआ, यदि किसी भी बॉडीज पे 2 या 3 चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइड कर रही हो तो उसके द्वारा कुल चार्ज होगा नेट चार्ज, सभी फोर्स का, सभी चार्ज द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। यानी वो यहाँ पे जो फोर्स नेट होंगे, यानी नेट फोर्स जो होंगे वह क्या होगा, वह F21 और F23 के सम के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसको हिंदी में कहते हैं वो अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी एक आवेश पर यदि अन्य बहुत सारे आवेश बल लगा रही हो तो सभी आवेश द्वारा लगाए गए बल का सदिश योग कुल बल के बराबर होगा, कुल बल के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात वो? यानी कुल बल के बराबर होगा, सभी आवेश द्वारा लगाई गई बल कुल बल के सदिश योग के बराबर होगा, यानी सभी बल का सदिश योग कुल बल के बराबर होगा। समझ में आ रही बात हुआ? तो इसका थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन लिख लिया जाए, ठीक है ना। लिखिए तो वो डिफिनीशन आप लोग, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्ज, हम भी लिख ही देते हैं वो, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्ज when a number of charge are interacting, when a number of charge are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the individual force exerted on the given charge by all the other charges, यानी वो एक दिया हुआ आवेश पर जो बल लगा रहा है, जो चार्ज, वो अदर जितने भी चार्जेस दी गई सबके सम के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है बुआ? तो चलिए वो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, और न्यूमेरिकल देखने की जरूरत है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत मस्ट न्यूमेरिकल्स है। उस न्यूमेरिकल को आप लोग सोल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा वो A B C, ठीक है वो वर्टेक्स हो गया।
इस पर भी प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज। ठीक है वो, यानी ये तीनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइड करेगा। ए इस पर फोर्स अप्लाइड करेगा, ए भी इस पर फोर्स अप्लाइड करेगा, ए इस पर फोर्स अप्लाइड करेगा, ए भी इस पर फोर्स अप्लाइड करेगा। वो इस पर देखिए, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना फाइंड द फोर्स एट ए चार्ज वर्टेक्स सी। फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स एट अ चार्ज, एट अ चार्ज वर्टेक्स सी, वर्टेक्स सी यानी सी वर्टेक्स पे जो चार्ज है वही निकालना है। ध्यान देंगे वो सी वर्टेक्स पे जो चार्ज होगा वो ऐसे होगा, वो ये इस पर फोर्स ऐसे लगाएगा जिसको हम लोग एफ सी ए कहेंगे, यानी फोर्स अप्लाइड चार्ज सी ड्यू टू चार्ज ए, यानी सी पर जो चार्ज है उस पर बल लगा रहा है किसके कारण, तो जो ए पर चार्ज है उसके कारण। इधर देखिए बुआ बी सी पे फोर्स अप्लाइड करेगा तो ये ऐसे बढ़ेगा, है कि नहीं बुआ। एफ सी बी, एफ सी बी फोर्स अप्लाइड ऑन वर्टेक्स सी ड्यू टू वर्टेक्स बी। ठीक है बुआ, इस पर फोर्स अप्लाइड हुआ, आप लोग देख पा रहे हैं। ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, तो वो ए 60 डिग्री हो जाएगा, ए भी 60 डिग्री हो जाएगा और ए भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए एंगल कितना हो जाएगा, वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो वो आपको बताया गया था रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट है तो निकालना है ना वो, ये रिजल्टेंट ही तो है ना, इसी डायरेक्शन में तो बॉडीज मूव करेगी ना, इस उसी प्रकार चार्ज निकालना। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हुआ, इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका फॉर्मूला हो जाता था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता था ना वो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए वो, यहाँ पर भी वही होगा, यानी एफ ए बी या एफ ए सी जो भी निकालना हो वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस ए है, ए है, ए है कि नहीं वो। यदि हम लोग बात करें फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला यही होगा, यानी K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। यदि इस पर की फोर्स की बात हो रहा है वो, इस पर की फोर्स की बात हो रहा है तो ये Q1 इंटू Q2 बाई R² हो जाएगा ना वो। तो यानी F यही है आपका, F यही है कि नहीं। अब वह हम लोग इसी पर रिजल्टेंट फोर्स को रख करके इसको सोल्यूशन कर लेते हैं।